हेलो प्यारे दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कल हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था, आज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स होता है। एम्पिरिकल में था सिंपलेस्ट रेशियो, सबको सिंपलीफाई करके लिखो, लेकिन मॉलिक्यूलर में सिंपलीफाई नहीं, जितने नंबर ऑफ एटम उसकी कंपोजिशन में आते हैं वही लिखें तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, a formula which shows the actual ratio of atoms, actual ratio of atoms। किसी कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं उनका एक्चुअल रेशियो लिखें, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। हम कुछ एग्जांपल हल करते हैं अपने टॉपिक को या डेफिनेशन को क्लियर करने से। ये हमारे पास कंपाउंड, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये उसका रेशो। क्योंकि हमें एम्पिरिकल लिखना नहीं, तो हम सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला और रेशो लिखेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। इनका यही रेशो हमें लिखना है। जब ऐसा फार्मूला लिखा जाए जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट किए जाएं तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। कितने एटम्स हैं? 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल हल करते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2। इसको हम लिखेंगे 2,4,2। ये एक्चुअल रेशियो। कुछ और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है इथाइन। इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। C2H2 मतलब एक्चुअल रेशियो हमें लिखना है, ये बन गया। तो इस तरह किसी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं उन्हीं का रेशियो लिखने को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एम्पिरिकल में थी, चलें ये लिख लिया बच्चों। चलो आगे चलते हैं। एम्पिरिकल में पहली पॉइंट थी कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी दो कंपाउंड का सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी किसी दो कंपाउंड का सेम नहीं होगा। ये याद रहे। एम्पिरिकल सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर सेम नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला will always be different for different compounds, different for different compounds। कंपाउंड्स डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट। कैसे? हमारे पास लिखा हुआ है एथीन और हमने लिखा है प्रोटीन। कल हमने ये पढ़ा था कि इनके कंपाउंड्स में, अल्कीन के कंपाउंड्स में, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन का एम्पिरिकल सबका सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर इनका सेम नहीं होगा। कैसे? इसका मॉलिक्यूलर क्या होगा? C2H4। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C3H6। देखें, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज है, कंपाउंड चेंज तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेंज। एक और एग्जांपल हल करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूटेन एंड पेंटेन। चेक कर, ब्यूटेन अल्केन फैमिली का मेंबर है, C4H10, C5H12। डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये पॉइंट आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में याद करना है। हाँ, एक एक्सेप्शनल आ जाता है। तो भाई एक्सेप्शनल केस क्या है हमारे पास कि किसी दो कंपाउंड का हो सकता है, जैसे मैं एक मिसाल दूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का लिखने में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्या होता है? C6H12O6 एंड इसका भी लिखते हैं C6H12O6। दोनों में फर्क है, हम उसको ग्लूकोज करें उसको फ्रक्टोज करें, दोनों में कोई और मसला है? हाँ,
इन दोनों में ये मसला है कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। क्या है? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर आपको पता होगा, उनको कहा जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो, सॉरी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो। ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। तो ये याद रहे कि कभी अगर आपके पास कोई ऐसे दो कंपाउंड आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो ये इसमें परेशान होने की बात नहीं है, वो क्या होंगे? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास लिखा हुआ है एक्सेप्शनल नंबर 1 या एक्सेप्शनल नंबर 2, इथेनॉल जिसको आप कॉमन अल्कोहल कहते हैं या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और हमारे पास लिखा हुआ है डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल इसको हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? C2H6O। इसको भी लिखेंगे तो क्या बनेगा? C2H6O। देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लिख रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। तो याद रहे जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं उनका कभी कहीं हो सकता है, लेकिन जनरली हम ये कहते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हर कंपाउंड का डिफरेंट होगा। इनमें क्या डिफरेंस है? फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा सबका। जैसे इथेनॉल में अल्कोहल है, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो एक्सेप्शंस याद रहे आपको, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गई? आगे चलें भाई आगे चलें। ये हो गया दूसरी पॉइंट नंबर 2 कि आयोनिक कंपाउंड का हम पढ़ कर आए थे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल सेम होता है, कुछ कोवेलेंट का भी सेम होता है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला से कभी आप स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर ये बता सकता है, आप उनके एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? इसमें हमें एक्चुअल रेशो मिला होगा, हमें पता होगा कितने एटम्स हैं, क्या कैसे अरेंज कर रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। तो अगर सिंपलेस्ट रेशो होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने। इसलिए आपके पास सबसे कॉमन एग्जांपल है बेंजीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। इसकी आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बनाई, याद रखें कैसे बनती है। तो ये याद है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एम्पिरिकल से नहीं बना सकते। क्लियर? थर्ड वन या पॉइंट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि फाइंड करने का फार्मूला है मैथमेटिकली, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड कैसे करें? सबसे पहले पॉइंट इसका तरीका है MF = N × EF। n है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल नहीं लेते, n को हम क्या लिखेंगे? n इज एन इंटीजर। इंटीजर नंबर में क्या होगा? इंटीजर में ये हो सकता है कि कोई भी 1 2 3 4 कितना भी नंबर हो सकता है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई n पता नहीं कहाँ से है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है कि इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड whose empirical formula is CH2 and CH3 and its molecular mass is 30 mg. Find its molecular formula. इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें इसमें से कुछ चीजें जो मिली हैं वो निकालें। क्या मिला हुआ है? हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिला हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या है? CH3।
और इसका हमें मॉलिक्यूलर मास मिला था कितना है 30 MeV। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तब फाइंड होता है जब हमें n मिला हो। n अगर नहीं मिला तो मसला हल नहीं हो सकता। तो n फाइंड करने का एक और तरीका भी है आपके पास। n फाइंड करने के लिए आप क्या करें, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपको हमेशा देगा, अगर नहीं दिया तो उसकी कुछ ना कुछ और कंडीशन जरूर होगी, लेकिन गिवन होगा ऑलमोस्ट। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 30। एम्पिरिकल मास कितना बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला से बनाएंगे। कार्बन का कितना है 12, इसका मास कितना है, एक हाइड्रोजन का, एक तो 3 का 3 और 12 15 का टेबल इसमें कितनी बार 2 बार। अभी हमें n मिल गया। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। n * EF, n कितना है 3, EF कितना है CH3, सॉरी ये भी नहीं था, क्या बनेगा C2H6। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको फाइंड करना है तो आपको कंडीशंस के मुताबिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। समटाइम n गिवन होगा, समटाइम आपको फाइंड करना होगा। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। चलें आगे, क्लियर है? देख लिया, चलें। ये देखो, हम अभी क्या करते हैं, हमारे पास एक चॉइस है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है। मिसाल में कोई प्रॉब्लम होने लग जाए, सिर्फ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which contains carbon and hydrogen, which contain percentage लिखते हैं, कितना परसेंट 75% कार्बन and 25% hydrogen, 5% of hydrogen. Its molecular mass is 16 MeV. Find its molecular formula. इसका molecular formula फाइंड करें। अगर ऐसा सवाल आपके पास ऑप्शंस में आ जाए, मिसाल कोई MCQ बनता है, तो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है C2H4, लिखा हुआ है CH4 और C2H2। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना और मॉलिक्यूलर मास अगर आपके पास गिवन है, ये चीज ये याद रखें, तो फिर आपको एक आसान तरीका बताता हूं। आप इन ऑप्शंस वाले कंपाउंड का मास कैलकुलेट करें, इनका कैलकुलेट करें, क्या बनेगा 12 into 2 plus 1 into 4, 12 into 2 का क्या बनेगा 24 plus 4, जवाब क्या आएगा 28। कार्बन का 12 1 into 4, 12 plus 4 is equals to 16, 12 into 2 plus 1 into 2, 24 plus 2 26। जिसका मास जिस ऑप्शन के साथ गिवन मास के बराबर हो जाए वो राइट ऑप्शन होगा। फिर से सुनो, किसी कंपाउंड में अगर आपके पास मास गिवन है, किसी क्वेश्चन में सॉरी मॉलिक्यूलर मास गिवन है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप बाकी सॉल्व नहीं करो, डायरेक्ट इनका मास कैलकुलेट करो। ये आपका क्लियर हो गया। अभी इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन एक और आ जाए, ये तो क्लियर हो गया कि जब मास मिला हो और ऑप्शंस हो तो हमें बाकी हल करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मास कैलकुलेट करना होता है ऑप्शंस। लेकिन समटाइम हमें एम्पिरिकल में खुद फाइंड करना होता है, मॉलिक्यूलर के ऑप्शंस नहीं होते। मतलब रिटन में कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इफ अ कंपाउंड
या कंपाउंड containing 20% hydrogen and 80% of carbon. Its molecular mass is 30 and you find its empirical molecular formula. इसका molecular formula फाइंड करें. ऑप्शंस अगर आपके पास हैं इस तरह C2H4, C2H2 and C2H6. इसका कैसे करेंगे? फिर भी सेम तरीका अप्लाई करो. आपके पास मास मिला हुआ है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है. क्या करेंगे? 12 into 2 plus 4 क्या जवाब आएगा? 24 and 28. इसका क्या बनेगा? 12 into 2 plus 1 into 2 24 plus 2 26. इसका चेक करते हैं. 12 into 2 plus 1 into 6 24 plus 6. जवाब आ गया 30. राइट आंसर हमारा है. तो कभी भी कहीं पे भी ऑप्शंस आपके पास किसी भी तरह के आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह का भी आ रहे हैं, तो आपको फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ माइंड में होना चाहिए.